और मुकेश, कैसा है दोस्त? ठीक हूँ। और ये तेरा पैर कैसा है? जो है तेरे सामने है। अब प्लास्टर हटेगा तो पता चलेगा कि अंदर के हाल क्या है। अरे बस 1 महीने की तो बात है। अरे प्लास्टर हट जाएगा, तेरा टेंशन ना ले। फिर उसके बाद तू बिल्कुल घोड़े की तरह दौड़ने लगेगा बे। डिग 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 डिग। और क्या है? तू भी कमाल करता है यार, मरते हुए को भी हंसा देता है तू। अरे वो सब तो ठीक है यार, पर इस रंगीन रात में किस हसीना का फोन आ रहा है? और ये मोबाइल की जगह लैंडलाइन खनखना रहा है। क्यों भाई? पूछ कर बताता हूँ। हेलो, शर्म कर राक्षस है। अरे कुछ नहीं, ये जुगल बोल रहा था कि किसी हसीना का फोन है, पर निकला तू राक्षस। प्रमोद, अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। अबे साले लंगड़ा नहीं होता तो आ जाता खुद ही। हाँ चल बाय, सोचने तो दे कुछ। अरे ये क्या बोल रहा था राक्षस? आ रहा है क्या? अरे नहीं यार, एक्चुअली 12 बजे उसकी मुंबई की फ्लाइट है। हमारे पर्सनल ट्रांजैक्शन के कुछ पैसे उससे लेने थे। अबे तो मुझसे ले लेना, मेरे पैसों को क्या दीमक लगा है? मुझसे ले ले बस। जब राक्षस वापस आ जाए तो मैं उससे ले लूंगा, सिंपल। अरे यार सिंपल ही तो नहीं है, अमाउंट बड़ा है। 2 करोड़ है, वो भी ब्लैक। मुझे एक नए स्टार्टअप में डालने हैं, इसीलिए अभी चाहिए। तू ला सकता है क्या? क्यों नहीं, अभी ले आता हूँ। ठीक है, तो मैं कॉल करके प्रमोद को बता देता हूँ कि तू पहुंच रहा है पैसे लेने। प्रमोद, अब क्या हुआ तुझे यार? प्रमोद आके खोल। प्रमोद, होश में आ। खून, सांप को मार दिया। खून। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हाँ तो भैया रामू, थोड़ा आगे आओ। हाँ अब बताओ, क्या देखा तुमने? साहब, मैं बाहर कुत्तों को खाना खिलाने गया था, तब मालिक ठीक थे। कुछ देर बाद जुगल साहब को आते देखा। इनके पीछे पीछे मैं भी आ गया तो देखा इनके हाथ में चाकू है और मालिक मरे पड़े हैं। सर ये सच नहीं है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रमोद ऑलरेडी मरा हुआ था। मैं तो बस उसके शरीर में घुसा हुआ चाकू निकाल रहा था सर, और कुछ नहीं। साहब मालिक के बिजनेस में 3 पार्टनर हैं। ये हैं और 2 और हैं। इन सब की मीटिंग भी यही हुई थी, जिसमें मालिक और इनकी पैसों को लेकर बहुत लड़ाई हुई थी। इन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी थी उन्हें। अरे हाँ, दी थी धमकी। गुस्से में आदमी कुछ भी बकता है, मैंने भी बक दिया। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि मैं उसे मार ही डालूंगा। वैसे भी मुझसे ज्यादा झगड़ा प्रमोद का मुकेश और विक्रम से हुआ था सर। लेकिन जुगल साहब, आप प्रमोद से मिलने क्यों गए थे? मैं मिलने नहीं बल्कि मुकेश के पैसे पिक करने वहाँ गया था सर। मुकेश के पैर में प्लास्टर है इसलिए। लेकिन वहाँ तो पैसों का कोई बैग ही नहीं था। अब इसके बारे में मैं क्या बता सकता हूँ सर। जुगल सच कह रहा है सर। एक्चुअली रात 10 बजे प्रमोद का कॉल आया था, थोड़ा अर्जेंट था तो मैंने जुगल को भेज दिया। मिस्टर मुकेश और मिस्टर विक्रम, देखिए मुझे पता चला है कि आप दोनों से प्रमोद का बड़ा झगड़ा हुआ था, तो जरा आप इस पर थोड़ा रोशनी डाल देंगे तो अच्छा होगा। बताइए। अरे मैंने प्रमोद से 50 लाख रुपए लोन लिया था, उसी की वजह से झगड़ा हुआ था। मुकेश बीच बचाव में आया तो इसी चक्कर में बातें इसे भी सुननी पड़ी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर। प्रमोद थोड़ा गर्म दिमाग जरूर था, लेकिन जितना जल्दी वो गुस्सा होता था उतना ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाता था। देखिए मुझे तो आपकी बात पर पूरा भरोसा है मुकेश जी कि प्रमोद उस झगड़े के बाद भी नॉर्मल हो गया होगा। लेकिन कोई तो है जो नॉर्मल नहीं हुआ। मिस्टर विक्रम जी, कहाँ थे कल रात आप? इधर उधर देखने से कुछ नहीं होगा मिस्टर विक्रम। जो होगा बोलने से होगा। बोलिए।
सर मैं क्लब 59 में अपनी गर्लफ्रेंड भारती के साथ था। गर्लफ्रेंड का फोन एंड एड्रेस? सर, विक्रम सच बोल रहा है। वो रात 8 से आधी रात 12 बजे तक भारती के साथ बिजली क्लब में ही था। मैंने क्लब के सीसीटीवी फुटेज चेक की है सर, लेकिन उसकी सीडीआर से पता चला है कि उसने प्रमोद को करीब 9 बजे कॉल किया था। कामिनी जी, इतना काफी है उससे मुलाकात करने के लिए। चलिए। मैंने लोन लेने के लिए उसे कॉल किया था, लेकिन इससे पहले कि हमारी बात शुरू होती वहाँ कोई आ गया था। कौन? पता नहीं सर, लेकिन प्रमोद ने उससे ये जरूर पूछा था कि तू उधर से क्यों आया है। इससे पहले कि मैं कुछ पूछ पाती, उसने फोन कट कर दिया। सर, विक्टिम प्रमोद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। यस, प्लीज प्लीज लाओ, इधर लाओ, दिखाओ। तो खून 9 से 10 बजे के बीच हुआ है ना? तो फिर उसने रात 10 बजे कॉल कैसे किया मुकेश को? और अगर ऐसा होता तो खून का समय 10 से 11 के बीच का होता। दाल में कुछ तो काला है कामिनी जी। सर, फोन की घंटी बज रही है। फोन की नहीं कामिनी जी, दिमाग की घंटी बज रही है, जो हमें खूनी तक पहुंचाएगी। मतलब बहुत ही जल्द समझ में आने वाला है। थोड़ा शांति तो रखिए। चलिए। कहिए इंस्पेक्टर, क्या जानना है आपको? अरे जानना वानना कुछ नहीं है मुकेश जी, सब पता है हमको। हम तो खाली आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आए हैं, बस। कैसी इन्फॉर्मेशन? देखिए, ऐसा है मुकेश जी कि जिस परिस्थिति में प्रमोद का खून हुआ है ना, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि आप तीनों में से किसी और का भी मरना तय है। इसलिए थोड़ा संभल कर, है ना? चलिए। और हाँ, अरे जुगल भी तो जमानत पर बाहर ही है। चलिए, चलते हैं हम फिर। थैंक यू इंस्पेक्टर, इन्फॉर्म करने के लिए। कौन होगा इस वक्त? जुगल, तुम? तूने प्रमोद का कत्ल क्यों किया मुकेश? मैं कत्ल क्यों करूंगा? तुम्हें तो पता है मैं तो उसके घर गया भी नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो मुकेश। विक्रम, तुम दोनों पागल हो गए हो क्या? अरे पागल तो तुम हो गए हो पैसों के लिए, और इसीलिए तुमने प्रमोद को मार डाला। लेकिन इससे पहले कि तुम हमें मारो, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये क्या कह रहे हो तुम दोनों यार? हम दोस्त हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। सर, मुझे बचा लीजिए। जुगल और विक्रम मुझे मारना चाहते हैं। दोनों चाकू लेकर मेरे पीछे पड़े हैं। बचा लीजिए सर, मुझे प्लीज बचा लीजिए। शांति शांति शांति। बेटा, पहले तू ये बता कि तेरा प्लास्टर कहाँ है और तू दौड़ कैसे रहा है? नहीं सर, वो मेरे पीछे वो चाकू लेकर। बेटा, तूने बड़ी प्लानिंग के साथ पहले जुगल को अपने घर पे बुलाया और फिर अपने लैंडलाइन पर फेक कॉल की हेल्प से प्रमोद से बात करने का ड्रामा किया और जुगल को प्रमोद के पास भेज दिया। लेकिन उससे पहले तू अपनी कार से प्रमोद के घर के पीछे पहुंचा, दीवार फांदी और खिड़की से अंदर घुसकर तूने उसे मार डाला। मरने से पहले उसके आखिरी शब्द थे, तू इधर से क्यों आया है ना? खिड़की पर तेरे फिंगरप्रिंट मिल चुके हैं और जिस चाकू से तूने प्रमोद को मारा था उस पर भी तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। झूठ बोल रहे हो तुम सब। मैंने जब प्रमोद को मारा था तब ग्लव्स पहने हुए थे मैंने।
तो ऐसी सूरत में ना तो मेरे फिंगरप्रिंट्स तुम्हें विंडो पर मिल सकते हैं और ना ही चाकू पर। ये सब तुम लोगों की चाल है। तुम सब मुझे फंसाने के लिए ये सब कर रहे हो। क्या बात। थैंक यू मिस्टर मुकेश, ऑन कैमरा अपना जुर्म एक्सेप्ट करने के लिए। वेल डन। अबे जाता कहाँ है? चल अब ये बता कि प्रमोद को तूने मारा क्यों? करीब साल भर पहले मैंने प्रमोद से हाईवे पर होटल बनाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया था, जिसे मैं जुए में हार गया। प्रमोद को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से में आ गया। हर रोज पैसों का तकाजा करता था। इसी बात से परेशान होकर मैंने उसे अपने रास्ते से हटाकर जुगल को फंसा दिया, ताकि केस जुगल के साथ ही रफा दफा हो जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दोस्त को धोखा देने के लिए तुझे कहीं माफी नहीं मिलेगी मिस्टर मुकेश, कहीं नहीं। ले जाइए इस धोखेबाज को यहाँ से सर। धोखेबाज तो तुम भी हो। तुमने भी तो उसके 50 लाख हड़प रखे हैं। तुम जैसा इंसान ही इतना घटिया सोच सकता है मुकेश। मैं अपने लोन के पैसे प्रमोद की बहन को ट्रांसफर कर चुका हूँ, समझे? और कंपनी के प्रॉफिट का जो हिस्सा प्रमोद का था वो उसे जाएगा। प्रमोद की बहन अब हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी बहन है। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया। यार दोस्त और पार्टनर अगर हो ना तो तुम दोनों जैसा। चलो ख्याल रखना। सर, आपने तारा मर्डर केस की फाइल मंगवाई थी, ये रही। इंस्पेक्टर साहब, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। लुट गई मैं। मिनान से बताइए कि हुआ क्या है। मेरा तो आराम हराम हो गया है मैडम। अब मैं इत्मीनान कहाँ से लाऊं? मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। उसने मुझे 50 लाख का चूना लगा दिया। मैम आप पानी पीजिए और डिटेल में बताइए, ये 50 लाख का क्या मामला है? सर, मैं चंदा देवी हूँ। रविवार सुबह मेरे घर के दरवाजे पर एक लेटर आया। उसमें लिखा था, शहर के बाहर माल रोड पर एक घर 1 करोड़ में बिक रहा है। तुम्हारा शुभ चिंतक। सस्ता घर मिलने की खुशी में मैं उस घर को खरीदने शाम 7 बजे पहुँच गई। आपका घर तो बहुत सुंदर है सुकन्या जी, मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ, पर आप इसे बेचना क्यों चाहती हैं? अब क्या बताओ, मेरे जो अपने थे वो एक दुर्घटना में चल बसे और उनके बिना यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। ओह, तो ठीक है सुकन्या जी, मैं ये घर लेने के लिए तैयार हूँ। अगर आप प्रॉपर्टी के पेपर्स दिखा दे तो। जरूर। ये देखिए, देख लीजिए, ये घर मेरे नाम पर ही है। पेपर्स तो ठीक है सुकन्या जी, मैं अभी आपको 5 लाख का चेक दे रही हूँ और साथ में 45 लाख का चेक भी। बाकी 50 लाख घर मेरे नाम होने के बाद दे दूंगी। आप इन पेपर्स पर यहाँ पर साइन कर दीजिए। इधर इधर। ये लीजिए। बुरा मत मानिएगा सुकन्या जी, लेकिन जो साइन रजिस्ट्री पेपर्स पर है और इसमें थोड़ा सा फर्क लग रहा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापे में फर्क तो होता ही है। अब हाथ कांपते हैं चंदा बेटा। लाओ, दोबारा कर देती हूँ साइन। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये 5 लाख और 45 लाख के 2 चेक हैं। 2 दिन में क्लियर हो जाएंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्री कर लेंगे। सर, उस दिन हम दोनों 8 बजे तक साथ में थे, लेकिन आज जब मैं वहाँ पर पहुँची तो सुकन्या करोड़ी लाल जी की जगह कोई और ही है और वो बोल रहे हैं कि हमने ये घर किसी को नहीं बेचा। मुझे बचा लीजिए इंस्पेक्टर, नहीं तो मेरे 50 लाख डूब जाएंगे। चंदा जी, आप हमें उस घर पर लेकर चलिए। सर,
ये औरत झूठ बोल रही है या फिर ये पागल है। ये घर हमारा है और हमने इसे किसी को नहीं बेचा और हम इस घर को कभी बेचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये हमारा पुश्तैनी घर है। इंस्पेक्टर, इनसे कहिए कि इस घर की मालकिन सुकन्या करोड़ी लाल जी को बुलाए। उसके बाद सब कुछ आईने की तरह साफ हो जाएगा। सर, हम उन्हें नहीं बुला सकते। ना बुलाने का कारण प्रिया जी? वो हमारी दादी थी और उनको मरे हुए तो कई साल बीत चुके हैं। ऐसे कैसे कई साल पहले वो मर चुकी है? अरे 2 दिन पहले ही तो मैं उनसे मिली थी, और वो भी इसी घर में। क्या बकवास कर रही हैं ये? मरे हुए आदमी से कोई नहीं मिल सकता। मेरे पास वो पेपर्स हैं जिन पर उन्होंने साइन किए थे। ये देखिए सर। चंदा जी, इस पर तो कोई साइन नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन्होंने तो यहीं पर साइन किए थे। देख लिया सर आपने? अब तो आपको यकीन हो गया है ना कि ये औरत झूठ बोल रही है। नैना जी, क्या आप लोग हमें सुकन्या जी की फोटो दिखा सकती हैं? माफ कीजिएगा सर, हमारे दादा दादी जी की कुछ फोटोज जिस कमरे में थी, उनमें कुछ साल पहले ही आग लग गई थी और जिसमें सभी फोटोग्राफ्स जल गए। ओके, और रविवार को आप दोनों कहाँ थी? सर, हम दोनों शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी एक सहेली के यहाँ पार्टी में गए थे और आज सुबह ही लौटे हैं। कामिनी जी, पता कीजिए, प्रिया और नैना रामगढ़ में थी या कहीं और? रविवार को तुम कहाँ थे? सर, रविवार को मेरी छुट्टी रहती है तो मैं अपने घर पर ही था। सर, प्रिया और नैना दोनों सच बोल रही हैं। वो शनिवार को रामगढ़ गांव में अपनी दोस्त के पार्टी में ही थी और आज सुबह ही लौटी हैं। लेकिन सर, दोनों बहनें रविवार शाम करीब 5 बजे कहीं चली गई थी और फिर रात 9 बजे वापस अपनी दोस्त के घर पर आ गईं। कामिनी जी, इस शहर से रामगढ़ की दूरी करीब 1.5 घंटे की है, तो हो सकता है कि प्रिया और नैना यहाँ आई हो और अपना काम करके चली गई हो। मुझे भी शुरुआत में यही लगा था सर, पर बाद में पता किया तो पता चला कि ये दोनों अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी। नहीं सर, हम इस औरत को नहीं पहचानते। सर, आप लोग क्यों उस झूठी औरत की बातों में आकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं? नैना जी, आप हमें कानून मत सिखाइए। आप लोग मुझे घर के पेपर्स दिखाइए, मैं उसे अपने साथ ले जाकर चेक करना चाहता हूँ। ये लीजिए सर। कामिनी जी, इन पेपर्स को और जो चंदा जी के पेपर्स हैं उनको जांच के लिए लैब भेजिए। यस सर। सॉरी सर, मैं बाथरूम चला गया था। ये ऑयल तुम्हारा है? यस सर, इस ऑयल को मैं अपनी खुखरी पर लगाता हूँ ताकि खुखरी साफ रहे और जंग न लगे। सर, लैब से रिपोर्ट्स आ गई हैं। कामिनी जी, देखा आपने चमत्कारी पेन का कमाल? सर, ये तो सचमुच चमत्कार हो गया। आपने जो भी लिखा सब गायब हो गया। इसका मतलब सर, चंदा जी को इसी तरह से ठगा गया है। हाँ कामिनी जी, मुझे पता चल गया है कि वो ठग जादूगर कौन है। हमें तो पता चल चुका है कि चंदा जी को तूने ही ठगा है। अब ये सच तू भी अपने मुंह से स्वीकार कर ले तो अच्छा होगा। वैसे इस धोखाधड़ी में अकेला तो होगा नहीं, क्योंकि तू इतना अक्लमंद तो है नहीं। और इससे पहले कि मेरा डंडा बोल पड़े, अपने साथियों का नाम भी बक दे। बोल, कौन कौन शामिल है इस ठगी के खेल में? बोल। सर, वो मैं और वो मेरी। सर, ये आधार कार्ड मिला है। हेलो मानिक, जो आधार कार्ड भेजा है उसकी बैंक डिटेल निकाल।
जल्दी, और कहीं से भी ये पैसे निकाले तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म करो, और लोकेशन भी शेयर कर देना। हमें जल्दी ही आधार कार्ड के एड्रेस पर पहुंचना होगा। मुजरिम अभी अभी गोली रोड के बीना बैंक एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। वो भागे उससे पहले ही हमें उसे पकड़ना होगा। आइए देवकी जी, ओह सॉरी, सुकन्या करोड़ी लाल जी, आइए। देवकी, मुंह बंद रखने से तुम बेगुनाह नहीं बन जाओगी। तुमने अपने ही पति का खून किया है और तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। बोलो, खून क्यों किया तुमने? बोलो। सर, मैं चंदा मैम को पहले से जानती थी, क्योंकि मैं कुछ साल पहले तक उनके घर में काम किया करती थी और उनके सेक्रेटरी मनीष से भी मेरी पहचान थी। उसी ने चंदा को ठगने का प्लान बनाया था। इस काम में मेरा पति बहादुर भी शामिल था, लेकिन 1 करोड़ सुनकर मेरे मन में लालच आ गया और मैंने सबको ठगने की प्लानिंग कर ली। अपने पति को क्यों मारा? वो आप लोगों के सामने मुंह ना खोल दे, इसीलिए उसे मार दिया। लालच बुरी बला है देवकी, और इसी लालच ने तुम्हें खूनी बना दिया। अब ना तुम्हारे हाथ में पैसे हैं, ना पति, ना सुकून भरी जिंदगी। अब तुम्हें मिलेगी तो सिर्फ फांसी। और मनीष, तुम्हारी धोखाधड़ी की वजह से एक कत्ल हुआ है, तुम्हें तो उम्र कैद होगी। रात के कुछ 10 बजे एक गाड़ी घर के सामने रुकती है। 2 आदमी बाहर निकलकर गाड़ी में से वॉल कटर, दीवार बनाने का कुछ सामान और कलर बाहर निकालते हैं और फिर घर के बाहर जाकर डोर बेल बजाते हैं। रवि दरवाजा खोलता है। बाहर उसके दोस्त विक्रम और वरुण आए हुए थे। वो अभी घर पर ही है, थोड़ी देर में जाने वाली है, तुम जरा बाहर वेट करना। थोड़ी देर में रवि की पत्नी टीना बाहर आई। अच्छा रवि, आज नाइट शिफ्ट है तो मुझे आने में जरा देर हो जाएगी सुबह, ओके? टीना रवि को बाय बोलकर चली गई। टीना के जाते ही रवि ने विक्रम और वरुण को घर के अंदर बुला लिया। अरे तुम दोनों को पता कराना चाहिए था ना, अगर टीना तुम्हें देख लेती तो। अरे टेंशन क्यों लेते हो भाई, टीना भाभी के लिए हम अजनबी थोड़ी ना है, बना देते कोई बहाना। फिर विक्रम और वरुण रवि के घर में एक दीवार के पास गए और उसे टटोल कर देखा। फिर वॉल कटर मशीन से उस दीवार को बीच में छेद दिया और अंदर से एक सफेद रंग की पेटी निकाली और उसे खोला तो पूरी पेटी सोने के बिस्किट से भरी हुई थी। तीनों की आंखों में सोने को देखकर एक चमक सी आ गई। तभी तीनों ने एक दूसरे के ऊपर बंदूकें तानी। अगले दिन एक औरत ने इंस्पेक्टर कामिनी को कॉल किया। हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ बोलिए। मैम, आप प्लीज शांति नगर तुषार कॉलोनी में आ जाइए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। कामिनी ने फौरन इंस्पेक्टर राठौर को बताया। दोनों जल्दी से शांति नगर में पहुंचे। अंदर जाते ही उन्होंने उस औरत से बात की। आपका नाम और बताइए कहाँ हुआ है मर्डर? मेरा नाम रमाबाई है और हमारे बगल वाले घर में मर्डर हुआ है। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां जाकर देखा तो रवि की लाश पड़ी थी। आपको कब पता चला कि यहाँ मर्डर हुआ है? आप यहाँ क्या कर रही थी? मैडम जी, कल रात को मैं आराम से सो रही थी, तभी हमें ऐसा लगा कि जोरों से कोई चीज काटी जा रही हो और उसी से मेरी नींद खुल गई। ये पड़ोसी भी ना दिन भर क्या सोते रहते हैं, जो रात में ऐसी आवाज करके मेरी नींद बिगाड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। चलो शुक्र है, आवाज तो बंद हो गई, अब सो जाती हूँ। थोड़ी ही देर में एक गोली चलने की आवाज आई। वो औरत झट से अपने बिस्तर पर से उठी, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि ये आवाज कैसी थी। क्या हो गया है इन लोगों को, इतनी अजीब अजीब आवाजें कर रहे हैं। कल सुबह इनकी अच्छे से खबर लेती हूँ। और जब मैं यहाँ आई और ये दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खुला हुआ था। मैं अंदर आई तो ये लाश यहाँ पड़ी थी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मैडम। मैं यहाँ बस उनसे झगड़ा करने आई थी कि रात को ऐसी आवाजें ना किया करें। आप घबराइए मत मैडम जी, आपने कुछ नहीं किया है
तो आपको कुछ नहीं होगा। हम हमेशा सच का साथ देते हैं और गुनहगारों को सजा। आप बस हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए और आपने जो भी बताया है वो वहाँ चलकर बताइए, ताकि हम सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। जी मैडम जी। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने इन्वेस्टिगेशन टीम को बुलाया और इस मर्डर की सारी डिटेल निकालने के लिए कहा। साथ ही उन्हें रवि की बॉडी के पास उसका एक वॉलेट मिला जिसमें कुछ पैसे, कॉइन्स और टीना की फोटो थी। इसके बाद पुलिस टीना को ढूंढने लगी। एक हफ्ते बाद टीना अलग ही रूप में साड़ी पहनकर पल्लवी के नाम से विक्रम के घर में उसकी बीवी बनकर। आज तो गजब लग रही हो। चलो भी अब, मुझे स्टेशन जाना है। अकेली चली जाओगे ना ठीक से? अरे हम चले जाएंगे ठीक से, आप टेंशन मत लीजिए। पल्लवी वहां से चली गई। कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर ने वहां एक आदमी को टीना की फोटो दिखाई। वो आदमी बोला कि ये औरत यहीं रहती है, लेकिन पिछले 4-5 दिनों से थोड़ी अलग रहती है। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी टीना को ढूंढते ढूंढते वहां आ गए। क्या टीना यहीं रहती है? टीना? कौन टीना? मैं किसी टीना को नहीं जानता। तभी कामिनी ने विक्रम के घर में टीना के साथ उसकी फोटो देखी। टीना को नहीं जानते तो उसके साथ तुम्हारा फोटो कैसे? ये टीना नहीं, मेरी पत्नी पल्लवी है। ये पल्लवी नहीं, टीना है, रवि की पत्नी। बताओ वो कहाँ है? मैडम, मेरी पत्नी अभी थोड़ी देर पहले ही अपने मायके भूरनपुर गई है। क्या तुम रवि को जानते हो? नहीं मैडम, मैं किसी रवि को नहीं जानता। कामिनी और लालू पटेल भूरनपुर गांव गए, लेकिन वहां टीना का कोई पता नहीं चला। सबने कहा कि टीना नाम की कोई लड़की यहाँ नहीं रहती। कामिनी और लालू पटेल वापस पुलिस स्टेशन आ गए। हमने पूरे भूरनपुर गांव में छानबीन की, लेकिन टीना को वहाँ कोई नहीं पहचानता। यहाँ तक कि वहाँ पल्लवी नाम की भी कोई औरत नहीं रहती। यानी विक्रम हमसे झूठ बोल रहा है कि टीना उसकी पत्नी है और वो रवि को नहीं जानता। सर, हमको तो लागत है ये टीना पल्लवी जो कोई भी है वो लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे लेती होगी। नहीं तो आज के जमाने में एक पति हैंडल नहीं हो पाता, दो कहां से होंगे। इसका पता तो विक्रम को पकड़ने के बाद ही चलेगा, लेकिन ये केस जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। जरूर कुछ तो गड़बड़ है। कामिनी, एक काम करो, विक्रम को पकड़ो मत, उस पर बस कड़ी नजर रखो। ओके सर। कामिनी और लालू पटेल ने विक्रम पर नजर रखी। विक्रम को कॉल आता है। कब और कहां आना है? एड्रेस तुम्हें एसएमएस कर दिया है। विक्रम उस एड्रेस पर अपनी गाड़ी लेकर निकला। कामिनी और लालू पटेल ने उसका पीछा किया और इंस्पेक्टर राठौर को कॉल करके अपनी लाइव लोकेशन भेज दी। इंस्पेक्टर राठौर जल्दी ही उस एड्रेस पर जाने के लिए निकले। वो एड्रेस एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का था, जिसका काम रोका गया था। उधर टीना को किसी ने कुर्सी से बांध रखा था। छोड़ दो मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो। एक आदमी जिसका चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। तुम्हें छोड़ना अब मेरे लिए खतरा बन गया है, इसीलिए तुम्हें मरना तो होगा। मुझे मारकर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, छोड़ दो मुझे। तभी वहां विक्रम भी पहुंचा। वो आदमी टीना पर गोली चलाने ही वाला था कि पीछे से कामिनी ने उस पर गोली चलाई, जिससे उस आदमी के हाथ से बंदूक छूट गई। इंस्पेक्टर राठौर ने उस आदमी को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे का मास्क उतारा। वो वरुण था। लालू पटेल ने विक्रम को पकड़ा, इंस्पेक्टर राठौर ने वरुण को पकड़ा और कामिनी ने टीना को रस्सी से आजाद किया। इंस्पेक्टर ने वरुण को एक थप्पड़ मारा। विक्रम, लालू पटेल, वरुण, इंस्पेक्टर राठौर के बीच में हाथापाई हुई और आखिर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने विक्रम और वरुण को हथकड़ी पहना ही थी। बताओ, क्यों किया ये सब? किसके कहने पर तुमने ये सब किया? सर, ये लोग किसी के लिए काम नहीं करते, ये लोग गोल्ड स्मगलिंग करते हैं और ना चाहते हुए भी मुझे भी इन दोनों ने इसमें घसीटा है। सर, इन लोगों ने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानूंगी तो ये मेरे पति को मार डालेंगे। लेकिन तुम्हारे पति का नाम क्या है? और इन लोगों ने
इसे क्यों पकड़ा है? टीना ने बताया कि उसके पति का नाम रवि है। रवि, विक्रम और वरुण दोस्त हैं और वो गोल्ड की स्मगलिंग करते हैं। एक दिन टीना नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे विक्रम मिल गया। अरे टीना, कहाँ जा रही हो? बस घर ही जा रही हूँ। अच्छा तो चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। विक्रम के बार बार कहने पर टीना विक्रम के साथ गाड़ी में बैठ गई और विक्रम टीना को दूसरे रास्ते से घर से दूर ले गया और उसे धमकाया कि उसके पति रवि को उसने किडनैप किया है और अगर उसने उसका साथ नहीं दिया तो ये उसके पति को मार डालेगा। टीना, ये नहीं बताएंगे कि तुम्हारा पति कहाँ है, क्योंकि इन लोगों ने उन्हें पहले ही मार डाला है। नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? क्यों? अब तुम सच बताओगे या? नहीं सर, मैं बताता हूँ। विक्रम ने बताया कि उस दिन रात को जब वो रवि के घर पर गए तो टीना वहां से निकलने ही वाली थी। थोड़ी ही देर बाद वो वहां से चली गई और उन्होंने रवि के घर पर जाकर अपना काम किया, दीवार तोड़ी और वापस बना दी और उसके ऊपर एक फ्रेम भी लगा दी ताकि किसी को शक ना हो। सोने को देखकर सबके मन में लालच आ गया था, लेकिन रवि किसी को सोने का हिस्सा देना नहीं चाहता था। इस बात पर तीनों के बीच में कहासुनी हो गई और वरुण ने रवि को उसी रात मार डाला, लेकिन उसकी लाश का क्या करे ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। दोनों बहुत डर गए थे, इसीलिए वो दोनों वहां से भाग निकले। मर्डर के बाद टीना को खून का पता ना चले, इसीलिए उसके घर पहुंचने से पहले ही विक्रम ने उसे पकड़ा और ब्लैकमेल किया और उसे उसके घर से दूर रखा। इसमें कहीं ना कहीं रवि की भी गलती है। गलत लोगों का साथ देने से अंजाम बुरा ही होगा। इंस्पेक्टर राठौर ने सबको गिरफ्तार कर लिया। एक बच्चा 12 साल का जो अपने घर की छत के दीवार पर चढ़ा है और उस पर चल रहा है, उसके कानों में किसी इंसान की आवाज गूंज रही है। कम ऑन चिंटू, आगे बढ़ो, तुम कर सकते हो, आगे बढ़ो। अगर तुमने ये लेवल क्रॉस कर लिया तो तुम जीत जाओगे और तुम्हें एक बड़ा सा बोनस मिलेगा। आओ चिंटू, आ जाओ। चिंटू आगे जा रहा था, तभी वहां चिंटू की माँ उसे ढूंढते हुए आती है। चिंटू को दीवार पर चढ़ा देख वो डर जाती हैं। चिंटू, वहाँ क्या कर रहे हो बेटा? नीचे आ जाओ। चिंटू की माँ उसे आवाज दे रही थी, लेकिन चिंटू के कानों में जैसे किसी की आवाज पहुंच ही नहीं रही थी। वो कोई रिएक्शन नहीं दे रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। चिंटू की माँ जैसे ही चिंटू को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, चिंटू छत की दीवार से नीचे कूद गया और उसकी मौत हो गई। आसपास के लोगों ने पुलिस स्टेशन में कॉल करके उन्हें इन्फॉर्म किया। थोड़ी ही देर में इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी वहां पहुंच गए। इंस्पेक्टर राठौर ने बच्चे की लाश को अच्छी तरह से देखा। उसके पूरे शरीर पर कोई मार्क नहीं था, लेकिन उसके हाथ पर एक जोकर का निशान बना हुआ था, एक भयानक जोकर। वो निशान बना देख इंस्पेक्टर राठौर को कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने लड़के की माँ से बात की। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि आपको अपने बेटे की मौत का कितना दुख है, लेकिन हमें अपनी प्रोसेस तो पूरी करनी पड़ेगी। मुझे एक बात बताइए, क्या आपके बेटे चिंटू को ड्राइंग अच्छी लगती थी? नहीं सर, चिंटू ड्राइंग नहीं करता था, उसे तो गेम्स खेलने अच्छे लगते थे। क्या चिंटू के हाथ पर ये निशान पहले से है? नहीं सर, इससे पहले कभी मैंने चिंटू के हाथ पर ये निशान नहीं देखा था। चिंटू की माँ की बातें सुनकर इंस्पेक्टर राठौर हैरान रह गए। इंस्पेक्टर राठौर ने चिंटू का मोबाइल चेक किया, लेकिन उन्हें ऐसा कोई गेम नहीं मिला जो किसी जोकर से रिलेटेड हो। एक 12 साल का लड़का आत्महत्या क्यों करेगा? चिंटू की माँ से बाकी की इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। अगले दिन पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर किसी सोच में थे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कामिनी। क्या हुआ सर, आप किस सोच में पड़े हैं? कामिनी, कल जो हादसा हुआ है चिंटू के साथ, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक छोटा सा बच्चा सुसाइड नहीं कर सकता। उसकी माँ ने कहा कि उसने
चिंटू को आवाज दी थी, लेकिन उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इसका क्या मतलब हो सकता है? सर, ऐसा तो नहीं कि चिंटू की माँ हमसे कुछ छुपा रही है? सर, चिंटू की माँ की बातों से तो हमें अपने बचपन की बात याद आ गई। हमारी दादी कहती थी कि पहले गांव में रात को एक आदमी घूमता था जो छोटे बच्चों को सम्मोहित करके उनसे अपना काम करवाता था, जैसे चोरी, मारपीट। लालू पटेल की बात सुनकर इंस्पेक्टर राठौर को कुछ शक हुआ। कामिनी, ऐसा तो नहीं है कि कोई है जो छोटे बच्चों को हिप्नोटाइज करके उन्हें मार रहा हो? लेकिन सर, जब हमने चिंटू की माँ से बात की थी तब उन्होंने बताया था कि उस वक्त घर पर सिर्फ चिंटू और वही थी, तीसरा कोई नहीं आया था। तो कैसे कोई कुछ कर सकता है? थोड़ी देर बाद लालू पटेल लैपटॉप लेकर इंस्पेक्टर राठौर के पास गए और उन्हें उस जोकर के टैटू की इंफॉर्मेशन दिखाने लगे। सर, खबर मिली है, ये टैटू एक गेम का थंबनेल है और ये एक अजीब गेम है। अजीब मतलब? वो तो पता नहीं सर, अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं आई है। कामिनी, इस गेम की पूरी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए। ओके सर। तभी पुलिस स्टेशन में एक कॉल आता है। किसी ने कॉल पर बताया कि एक छोटे बच्चे ने अपने रूम में आत्महत्या कर ली है। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक 12 साल के लड़के की डेड बॉडी उसके रूम में बेड पर पड़ी है और साइड में उसके माँ बाप रो रहे हैं। इंस्पेक्टर राठौर ने उस डेड बॉडी के पास जाकर देखा तो उसके हाथ में भी वही निशान था। ये देखकर इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी चौंक गए। कहीं ये उसी गेम की वजह से तो नहीं हुआ है? अब तो ये बात और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। ये सब कैसे हुआ? आप कुछ जानती है मैम? मैं तो किचन में काम कर रही थी। आरव स्कूल से वापस आया और अपने कमरे में गेम खेलने के लिए बैठ गया। वो मुझे बहुत शांत लगा। उसे ब्रेकफास्ट देने के लिए मैं उसके कमरे में गई और ये सब। सर, सारी बातें एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं। ये बच्चा भी गेम खेलते खेलते मरा है। हमें जल्द से जल्द ये मिस्ट्री सॉल्व करनी होगी कामिनी, नहीं तो पता नहीं और कितने बच्चों की जान जाएगी। सही कहा सर। बच्चे की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और कामिनी और राठौर वापस पुलिस स्टेशन आ जाते हैं। कामिनी, शहर के सारे उन आदमियों को पकड़ो जो जोकर बनकर हंसाते हैं। हो ना हो ये किसी जोकर का ही काम है। अगले दिन लालू पटेल और कामिनी ने सभी जोकरों को पकड़ लिया और उन्हें पुलिस स्टेशन लेकर आए। हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? हाँ, हमें यहाँ क्यों लाया है सर? हमने क्या किया है? आप सबको यहाँ इसलिए लाया गया है क्योंकि शहर में आए दिन किसी न किसी बच्चे की मौत हो रही है और ये सब जो कोई भी कर रहा है वो एक जोकर है या जोकर के साथ उसका कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। इसीलिए आप सबको यहाँ पर लाया गया है। लेकिन सर, उसमें हमारी क्या गलती? और उस खूनी को आप कैसे पकड़ेंगे? आपके पास तो उसके खिलाफ कोई सुराग भी नहीं है। आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमें अपना काम करने दीजिए। इंस्पेक्टर राठौर ने सभी जोकरों की तलाशी ली और उनसे पूछताछ की। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया। फिर उन्होंने हर स्कूल में होने वाले मैजिक इवेंट पर नजर रखना शुरू कर दिया। हर स्कूल में क्राइम ऑफिसर्स की एक टीम तैनात की गई। इंस्पेक्टर राठौर भी एक स्कूल में गए थे अपनी टीम के साथ। जहां पर मैजिक इवेंट होता, पुलिस वहां बारीकी से नजर रखती। एक स्कूल में इवेंट के दौरान जोकर ने एक लड़के को अपने पास बुलाया और उसे कुछ मैजिक दिखाए। शो खत्म होने के बाद इंस्पेक्टर राठौर ने उस जोकर का पीछा किया। वो जोकर स्कूल के बाहर गेट पर एक बच्चे से बात कर रहा था। इंस्पेक्टर राठौर के वहां पहुंचने से पहले ही वो जोकर वहां से निकल गया। राठौर उस बच्चे के पास गया। बेटा, वो कौन था और तुमसे क्या बात कर रहा था? लेकिन वो बच्चा बिना कुछ कहे ही वहां से निकल गया। इंस्पेक्टर राठौर को शक हुआ कि कहीं कुछ तो गड़बड़ जरूर है। उन्होंने स्कूल में जाकर उस जोकर की इंफॉर्मेशन निकालनी चाहिए, लेकिन वहां कुछ जोकर के फोटोज और लैंडलाइन नंबर के अलावा
कुछ भी नहीं था। इंस्पेक्टर राठौर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस तक पहुंच कैसे सकते हैं। 2 दिन बाद उस जोकर के घर लैंडलाइन नंबर से कॉल आता है। शहर के एक बड़े स्कूल में मैजिक शो के लिए उसे बुलाया जा रहा था। हेलो, मैं मुंबई के दिव्या निकेतन स्कूल से बात कर रही हूँ। हम हमारे स्कूल में एक मैजिक शो करना चाहते हैं। क्या आप ये शो कर सकते हैं? श्योर। ओके, मैं आपको सारी डिटेल्स बताती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उस लेडी ने जोकर को सारी डिटेल्स बताई। 2 दिन बाद वो जोकर अपने टाइम पर स्कूल में आया और सीधे स्टेज पर गया। जोकर ने थोड़ी देर अपनी अदाकारी दिखाई और जैसे ही वो शो खत्म करके निकला, पीछे के रास्ते से इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी ने उसे पकड़ लिया। जोकर ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। उसने इंस्पेक्टर राठौर को धक्का दिया और वहां से भागने की कोशिश की। लालू पटेल ने अपना डंडा जोकर के पैरों में डाला, जिससे जोकर नीचे गिर गया। कामिनी और राठौर ने उसे पकड़ा और जोर का तमाचा मारा। उसके बाद उसके चेहरे का नकाब उतारा। ये वही जोकर था जो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर राठौर से सवाल कर रहा था। जोकर को थोड़ा टॉर्चर करने के बाद जोकर ने बताया कि उसका नाम जॉन है। 2 साल पहले उसकी भी एक हंसती खेलती जिंदगी थी। उसका एक बेटा भी था 12 साल का। उसे वीडियो गेम खेलने की आदत हो गई थी। वो ज्यादा समय मोबाइल में वीडियो गेम खेलने में लगाता था और इसी वजह से उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया और उसकी मौत हो गई। तभी मैंने सोच लिया था कि जिस गेम की वजह से मेरे बेटे की जान गई है, मैं बाकी बच्चों को भी उसी गेम से मारूंगा। जोकर ने बताया कि उसने एक ऐसा गेम बनाया है जिसे किसी भी मोबाइल में सिर्फ 1 घंटे के लिए ओपन किया जा सकता है। 1 घंटे के बाद वो गेम अपने आप मोबाइल से डिलीट हो जाता है। स्कूल में मैजिक शो करते समय वो किसी भी एक बच्चे को अपना टारगेट बनाता था। स्कूल की छुट्टी होने के बाद उस बच्चे के पास जाकर उसको हिप्नोटाइज कर लेता था और उस गेम की लिंक उस बच्चे को देता था। घर जाकर बच्चा उस गेम को अपने मोबाइल में डाउनलोड करता था और फिर गेम के जरिए वो उस बच्चे से सुसाइड करवाता था। हिप्नोटाइज होने की वजह से वो बच्चे वही करते थे जो वो कहता था। तुम्हारे बच्चे की जान गई तो उसमें इन मासूम बच्चों की क्या गलती थी? तुम अगर चाहते तो अपने बच्चे का एग्जाम्पल देकर बाकी बच्चों की जान भी बचा सकते थे, लेकिन एक क्रिमिनल कभी अच्छा सोच ही नहीं सकता। तुम्हें पकड़ने के लिए हमने स्कूल के प्रिंसिपल से बात करके ये मैजिक शो अरेंज करवाया था। अब जेल में मैजिक की प्रैक्टिस करना। वाह सर, आपका जवाब नहीं। अपना तो ऐसा ही है कामिनी। इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन में अपना काम कर रहे थे। तभी वहां लालू पटेल आता है। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग लालू पटेल। वेरी गुड मॉर्निंग लालू साहब। कहिए, आज क्या प्लान है आपका? वो प्लान तो कुछ नहीं मैडम जी, बस सबके लिए चाय लाया हूँ। वाह लालू पटेल जी, आपने तो दिन बना दिया। सब चाय पी रहे थे। लालू पटेल ने टीवी ऑन किया। टीवी में खबर दिखी कि शहर में एक खतरनाक बीमारी फैली है जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों ने बताया कि स्कूल से छूटने के बाद से ही उनके पेट में दर्द होने लगता है। अब ये क्या नया हंगामा खड़ा हो गया सर? ये कौन सी बीमारी ने जन्म लिया है जो बच्चों पर हावी हो गई है? कामिनी, इस बीमारी के बारे में WHO ने कोई रिपोर्ट दी है? नहीं सर, कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से ये कौन सी बीमारी आ गई? इंस्पेक्टर राठौर और कामिनी पुलिस स्टेशन से बाहर निकल ही रहे थे कि बाहर मीडिया ने अपनी भीड़ जमा ली और हर कोई सवाल करने लगा। सर, शहर में ये जो अचानक बीमारी फैली है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, क्या इस बीमारी के बारे में हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से कुछ इंफॉर्मेशन आई थी? देखिए, इस बारे में हमें अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, लेकिन हम जल्द से जल्द इस बात की जड़ तक जाएंगे। मीडिया को जवाब देकर कामिनी और इंस्पेक्टर राठौर अपनी गाड़ी से निकले। कामिनी, क्या लगता है तुम्हें, सारे बच्चे अचानक कैसे बीमार हुए होंगे? सर, मुझे तो लगता है कि जरूर बच्चों ने स्कूल में कुछ खाया होगा, तभी ऐसा कुछ हुआ है। कामिनी, अगर खाने की बात होती तो शायद किसी एक स्कूल में ऐसी प्रॉब्लम होती, पर यहाँ तो
सारे स्कूल्स में ऐसा हुआ है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है सर, एक साथ कैसे सारे बच्चे बीमार हो सकते हैं। मुझे तो लगता है सर कि ये किसी ने जानबूझकर किया है। हम सिर्फ अंदाजे पर नहीं चल सकते कामिनी, हमें सच्चाई तक पहुंचना होगा, वो भी जल्द से जल्द। हजारों बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अगले दिन न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स पर एक खबर मिली कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति धीरज रायचंद, जो मेडिसिन की फैक्ट्री चलाते हैं, उन्होंने शहर की हालत देखकर दरियादिल होकर सारे हॉस्पिटल को मेडिसिन 50% डिस्काउंट में दी है। इस बात से शहर के लोगों को और डॉक्टर्स को बहुत दिलासा मिला था। सारे शहर में सिर्फ धीरज रायचंद जी की बात हो रही थी। अगले दिन मीडिया वाले धीरज रायचंद जी का इंटरव्यू ले रहे थे। रायचंद जी, आपने अचानक शहर के लोगों के लिए मेडिसिन पर 50% डिस्काउंट दिया है, इसकी कोई खास वजह? खास वजह बस इतनी सी है कि मैं नहीं चाहता कि मेरे शहर के बच्चे पैसे कम हैं या पैसे नहीं हैं इसकी वजह से दवाई ना ले पाएं। मैं चाहता हूं कि हमारे शहर के सारे बच्चे इस बीमारी से लड़कर फिर से पहले जैसे हो जाएं। ऐसा कहकर रायचंद वहां से निकल गए। सर, एक बात समझ नहीं आ रही है सर। कुछ हफ्तों पहले तो रायचंद जी की मेडिकल कंपनी डूबने को आई थी, पूरी तरह से घाटे में थी। फिर अब ऐसा क्या हुआ कि ये कंपनी अपना इतना लॉस इतनी आसानी से एक्सेप्ट कर रही है? उसी दिन शाम को रायचंद पुलिस स्टेशन आए। वेलकम रायचंद सर, वेलकम। बताइए आज कैसे आना हुआ, कोई खास वजह? वजह आपको पता नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। आप तो जानते हैं कि शहर की हालत फिलहाल क्या है। रायचंद ने कहा कि वो शहर के बच्चों को बचाने में सबकी हेल्प कर रहा है। अगर पुलिस स्टेशन में भी उनकी कोई जरूरत पड़ती है तो वो बेझिझक उन्हें बता सकते हैं। अच्छा लगा आपकी बात सुनकर। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो हम जरूर आपको बताएंगे। रायचंद वहां से चले गए। कितने गुणी आदमी हैं रायचंद साहब, हाँ? खुद घाटे में हैं, लेकिन शहर के बच्चों को बचाना चाहते हैं। 2 दिन बाद बच्चों की तबीयत में सुधार आने लगा। इंस्पेक्टर राठौड़ ने इन्वेस्टिगेशन चालू रखी। स्कूल के आसपास के सभी कैमरास चेक किए। उन्हें एक बात समझ में आ गई थी कि सभी स्कूल के सामने एक आइसक्रीम वाला खड़ा रहता था, जो बच्चों को स्कूल छूटने के बाद आइसक्रीम बेचता था। इंस्पेक्टर राठौड़ ने सबको अरेस्ट करने के लिए कहा। कुछ ही घंटों में सारे आइसक्रीम वालों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। सर, हम तो सीधे साधे मामूली आदमी हैं। हम में इतनी ताकत नहीं कि हम ऐसा वैसा कुछ गलत काम करें। बच्चे जब हमसे आइसक्रीम लेते हैं तभी तो हमारा घर चलता है। हम उन्हें ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? सभी आइसक्रीम वालों की आइसक्रीम्स की जांच की गई। 2 दिन बाद रिपोर्ट में आया कि आइसक्रीम में कोई मिलावट नहीं थी। बाद में सभी आइसक्रीम वालों को छोड़ दिया गया। कामिनी, कोई सबूत हाथ नहीं आ रहा है, कैसे हम असली गुनहगार को पकड़ेंगे? सर, सबूत नहीं है लेकिन कुछ क्लू हाथ लगा है। सारे बच्चे स्कूल से आने के बाद बीमार हुए हैं, तो वही कोई ना कोई सबूत जरूर मिलेगा। यस, यू आर राइट कामिनी। राठौर और कामिनी फिर से सारे स्कूल्स में गए छानबीन करने के लिए, और उसमें उन्हें एक बहुत अजीब बात पता चली। हर स्कूल के एक प्यून ने दोपहर के बाद छुट्टी ली थी, और सारे प्यून ने उसी दिन छुट्टी ली थी जिस दिन बच्चे बीमार हुए थे। इंस्पेक्टर राठौड़ ने स्कूल में उस प्यून को ढूंढने के लिए कहा, लेकिन वो स्कूल में नौकरी पर नहीं आया था। इंस्पेक्टर राठौड़ को शक हुआ। उन्होंने उसकी पूरी डिटेल ली और दूसरे स्कूल में चले गए। वहां भी सेम सिचुएशन थी। ये क्या चक्कर है सर? एक ही दिन पे हर एक स्कूल में एक एक प्यून ने दोपहर के बाद छुट्टी ली है और उसके बाद वो स्कूल आए ही नहीं। ये जरूर किसी ने बड़ी साजिश रची है कामिनी, और हमें गुमराह करने की कोशिश भी की गई है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है। यस सर। इंस्पेक्टर राठौड़ ने सारे स्कूल के प्यून की तस्वीरें ली और उनकी छानबीन शुरू कर दी। 2 दिन बाद एक प्यून पुलिस के हाथ लगा। सर, मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया सर, मुझे जाने दीजिए, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं साहब। स्कूल के बच्चे भी किसी ना किसी माँ बाप के बच्चे ही हैं।
तुम्हें उन पर दया नहीं आई? अब सीधे सीधे बताओ क्यों किया ये सब? किसके कहने पर किया? वो कौन था ये मैं नहीं जानता साहब। मेरे मोबाइल पर लोकल नंबर से कॉल आया था, फिर उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। पियून ने बताया कि उसे किसी आदमी ने पैसे दिए थे और साथ ही एक पाउडर की पुड़िया दी थी जो उसे स्कूल के पानी में मिक्स करनी थी और वो पानी बच्चे पीते थे। वो पाउडर क्या था ये उसे नहीं पता था। उसने पैसों के लालच में आकर ये सब किया। और क्या जानते हो? बताओ नहीं तो। पियून ने बताया कि वो उस आदमी को नहीं पहचानता, लेकिन उस आदमी के हाथ पर आर लिखा हुआ है। जब वो उसे पैसे दे रहा था तब उसने देखा था। वाह, मानना पड़ेगा आपको। क्या जबरदस्त प्लानिंग की है आपने। इसे कहते हैं सांप भी मरा और लाठी भी नहीं टूटी। सब कुछ आपके हिसाब से, सब कुछ आपने अपने हिसाब से मैनेज किया। क्यों? अब जरा हमें सच बताने की तकलीफ करेंगे या हम हमारे हथकंडे आजमाएं? मैं पिछले 20 साल से हमारी मेडिकल कंपनी चला रहा हूं, लेकिन कभी भी मैं पूरे फायदे में नहीं रहा। रायचंद ने बताया कि उसने विदेशी कंपनी रॉकसन के साथ हाथ मिलाया था। हाथ मिलाते ही उन लोगों ने उसे 1 करोड़ रुपए दिए। ये कंपनी डुप्लीकेट दवाई बनाती है। उसने अपनी दवाई में उनकी दवाई मिक्स कर दी थी। इसी वजह से वो दवाइयों पर 50% की छूट दे रहा था और बच्चों को बीमार करने के लिए रायचंद ने ही प्यून को पैसे दिए थे ताकि बच्चे बीमार हों और रायचंद कंपनी की दवाइयों की सेल ज्यादा से ज्यादा हो। ये सब मैंने पैसों के लालच में आकर किया। मुझे माफ कर दीजिए सर। लालच, लालच, लालच। किसी को पैसों की लालच, किसी को रोटी की लालच, किसी को दारू की लालच, किसी को सोने चांदी की लालच। प्यून ने अपने काम से गद्दारी की, पैसों की लालच। आपने अपने फर्ज, अपने ईमान को बेचा, पैसों का लालच। सही कहा सर आपने। जितना लोग अपनी इच्छा और लालच के पीछे भागते हैं, उतना अगर अपने ईमान से वफादारी करने के लिए भागते तो शायद आज हमारा देश और तरक्की करता। रॉकसन कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करने के लिए वारंट निकालो। कुछ ही देर में वारंट आ गया। रायचंद और रॉकसन कंपनी के मालिक कुकरेजा और उन सारे प्यून्स को गिरफ्तार कर लिया गया। काश मैं इनके मन से लालच को भी निकाल पाता कामिनी। कोई अपना फर्ज निभाए या ना निभाए, लेकिन आप और हम हमेशा अपने फर्ज से जुड़े रहेंगे सर। आपने ये केस भी सॉल्व कर लिया सर। आपका जवाब नहीं।